मां जी के जेएस स्टडी केंद्र के यूट्यूब चैनल में स्वागत है आपका। हम इस वीडियो में प्रधान शिक्षक परीक्षा में पूछे जाने वाले डीएलएड से संबंधित क्वेश्चन हैं उसको देखेंगे। इसमें लगभग 50 क्वेश्चन को देखेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली की ओर संकेत करती है। क्या संकेत करती है? इसका आंसर बी हो जाएगा कि विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम, जिसमें पाठ्यचर्या का मतलब है कि विद्यालय के संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है? तो इसमें सत्र परीक्षा नहीं है। बाकी है कौन किसमें रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण कौन कौन है? तो मौखिक प्रश्न है, इसके बाद है प्रश्नोत्तरी लेख होता है, इसके बाद है दत्त कार्य है, लेकिन नहीं पूछा है तो सत्र परीक्षा नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन का उपकरण नहीं है? तो सत्र परीक्षा, वही रिपीट क्वेश्चन है। फिर आगे है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो इसका आंसर सी हो जाएगा। सीखने में हम लोग होने वाली कमियों का निदान और उनका उपचार करना। सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उनका उपचार करना मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन है, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए खाली स्थान है के प्रति सचेत होना चाहिए। किसके प्रति? तो सी हो जाएगा। शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना के प्रति सचेत होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन किया जाना चाहिए। किसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए? तो बच्चों को सीखने के स्तर का ज्ञात होता है। मूल्यांकन करने से मतलब मूल्यांकन किया जाना चाहिए। बच्चों को सीखने के स्तर का ज्ञान होता है। सीखने का स्तर इससे पता चलता है कि बच्चा कितना सीख रहा है, मूल्यांकन के द्वारा ही पता चलेगा। फिर अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन का उद्देश्य है, मतलब मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? तो सभी हो जाएगा, उपयोग सभी हो जाएगा। पहला है, बच्चों को उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण घोषित करना, मूल्यांकन का ये भी उद्देश्य है। दूसरा है, बच्चा क्या सीखा है उसको जानना, ये भी उद्देश्य है। बच्चे के सीखने में आई कठिनाइयों को जानना, कि बच्चे जो सीख रहा है उसमें क्या कठिनाइयाँ आ रही है उसको भी जानना, तो मूल्यांकन का उद्देश्य यही होना चाहिए। अगला है, परीक्षा के स्थान पर सतत और व्यापक मूल्यांकन गुणवत्तामूलक शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है, क्योंकि इसमें क्या होगा, इसमें सभी हो जाएगा। इसका आंसर सभी हो जाएगा। इसमें संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है। इसके बाद है, सहसंज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है। इसका मूल्यांकन सतत एवं व्यापक क्षेत्रों का होता है। इसलिए क्वेश्चन है, परीक्षा के स्थान पर सतत और व्यापक मूल्यांकन गुणवत्तामूलक शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है। तो इसका आंसर यही सब हो जाएगा, सभी हो जाएगा। यानी संज्ञात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाना चाहिए, इसके बाद सहसंज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाना चाहिए और मूल्यांकन सतत एवं व्यापक क्षेत्रों का होता है। अगला है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य है इस शैक्षिक व सह शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन, शैक्षिक व सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। फिर अगला क्वेश्चन है, बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए तो किस तरह का? तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए। बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए किस तरह का? तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, दर्पण चित्र परीक्षण किसको मापने के लिए प्रयुक्त होता है? तो अधिगम अंतरण को मापने के लिए दर्पण चित्र परीक्षण का प्रयुक्त होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्रायः क्या है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा। लाभकारी हो या हानिकारक, यह इस बात पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। यानी सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्रायः लाभकारी हो या हानिकारक, यह इस बात पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है,
एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है, पर यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता। इसे क्या कहते हैं? इसको शून्य प्रशिक्षण अंतरण कहते हैं। इसको शून्य प्रशिक्षण अंतरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है मूल्यांकन का उद्देश्य है। फिर है मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा कि मूल्यांकन का उद्देश्य है उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई हुए को पुष्टि पोषण प्रदान करना। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? तो उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है को पुष्टि पोषण प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है कक्षा नायक जो मॉनिटर होता है, कक्षा नायक द्वारा प्रयुक्त मूल्यांकन का प्रकार अनुदेशन के समय सीखने के विकास में किया जाता है। क्या कहलाता है? वह कहलाता है फॉर्मेटिव मूल्यांकन कहलाता है। फॉर्मेटिव मूल्यांकन किसको कहेंगे? तो कक्षा नायक द्वारा प्रयुक्त मूल्यांकन का प्रकार अनुदेशन के समय सीखने के विकास में किया जाता है, तो यही कहलाता है फॉर्मेटिव मूल्यांकन कहलाता है। फिर अगला क्वेश्चन है बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए। बच्चों का मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए। रिपीट क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन है छात्र की प्रयोगात्मक दक्षता के आकलन का यथोचित रूप है। क्या है? तो है अवलोकन है। छात्र के प्रयोगात्मक दक्षता के आकलन का यथोचित रूप है अवलोकन। अगला क्वेश्चन है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य क्या है? तो इसका है सी शैक्षिक व शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। यह भी रिपीट क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? इसका आंसर बी हो जाएगा। मतलब बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अंतर विषय अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि इसका आंसर ए हो जाएगा विद्यार्थियों को सीखे गए नए ज्ञान को बहु संदर्भ में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कक्षा में किसी विषय वस्तु की परिचर्या के समय एक अध्यापक के लिए आवश्यक प्रथम गतिविधि है। क्या प्रथम गतिविधि है? तो वो है तर्क संबंधी तथ्यों की व्याख्या। तर्क संबंधी तथ्यों की व्याख्या। क्वेश्चन है कक्षा में किसी विषय वस्तु की परिचर्या के समय एक अध्यापक के लिए आवश्यक प्रथम गतिविधि क्या है? तो उनको होना चाहिए प्रथम गतिविधि तर्क संबंधी तथ्यों की व्याख्या। फिर अगला क्वेश्चन है शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है। मतलब शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ क्या है? तो इसका होता है डी हो जाएगा ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। इसके बाद अगला है सतत और व्यापक मूल्यांकन किस पर बल देता है? सतत और व्यापक मूल्यांकन जो है किस पर बल देता है? तो सी आंसर हो जाएगा सीखने को किस प्रकार अवलोकित रिकॉर्ड और सुधारा जाए। सतत और व्यापक मूल्यांकन किस पर बल देता है? तो सीखने को किस प्रकार अवलोकित रिकॉर्ड और सुधारा जाए। फिर अगला क्वेश्चन है सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द इसके बाद खाली स्थान के अलावा निम्नलिखित के द्वारा समर्थित किया जाता है। तो इसका हो जाएगा ए जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संचयन का सिद्धांत के अलावा उनके द्वारा ये नहीं समर्थित करते हैं। जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संचयन का सिद्धांत ये नहीं करते। इस बात को बाकी कौन कौन करते हैं? तो सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द को कौन समर्पित करता है? तो ये है एल थर्स्टन का प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत ये समर्थन कर रहा है। बहुबुद्धि सिद्धांत भी कर रहा है। इसके बाद सूचना प्रक्रमण सिद्धांत भी समर्थन कर रहा है। लेकिन यहाँ कर के अलावे तो कौन नहीं कर? जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना का सिद्धांत ये नहीं कर रहा है। अगला क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पाठ योजना में शामिल नहीं है? तो पाठ योजना में शामिल नहीं, योजना की दृढ़ता ये नहीं है, ये नहीं, तो आंसर यही कारण नहीं है। तो ये है कौन कौन? तो उद्देश्यों की स्पष्टता ही है। इसके बाद शिक्षार्थियों की मतलब शिक्षार्थियों का ज्ञान ये भी है, शिक्षण का ज्ञान ये भी है। अगला क्वेश्चन है अंतरपरक अनुदेशन है मतलब क्या है? अंतरपरक अनुदेशन क्या है? तो इसका आंसर ये हो जाएगा शिक्षार्थियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए समूहीकरण के विविध रूपों का प्रयोग करना, यानी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समूहीकरण के विविध रूपों का प्रयोग करना। अगला क्वेश्चन है यदि शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियां करते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? यदि विद्यार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियां करते हैं तो शिक्षक को ये आंसर हो जाएगा अनुदेशन कार्य, समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करनी चाहिए। क्या क्या करना चाहिए? अनुदेशन कार्य, समय सारणी, बैठने की व्यवस्था इत्यादि में परिवर्तन करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है अ ब स तीन विद्यार्थी है मतलब ABC तीन विद्यार्थी है जो अंग्रेजी पढ़ते हैं। ए को यह विषय रोचक लगता है, ए को जो है यह विषय मतलब अंग्रेजी रोचक लगता है और वह सोचता है कि यह उसके भविष्य में सहायक होगा। ब अंग्रेजी इसलिए पढ़ती है क्योंकि वह कक्षा में पहला स्थान प्राप्त करना चाहती है। श अंग्रेजी विषय इसलिए पढ़ता है क्योंकि उसका प्राथमिक सरोकार उत्तीर्ण होने वाले ग्रेड्स प्राप्त करना है। और आवश्यक उद्देश्य में क्रमशः किस तरह का हो गया? ए को है कि ए को मन लगता है, दूसरा को क्या है मतलब ए को है रोचक लगता है मतलब उसको अच्छा पढ़ने में अच्छा लगता है। बी को क्या लगता है कि भविष्य में हमको काम देगा। सी को क्या लगता है कि हमको प्रथम स्थान प्राप्त करना है इस विषय में। तो क्या हो रहा है? तो यहाँ क्या है? ए के लिए निपुणता, बी के लिए निष्पादन और सी के लिए निष्पादन उपेक्षा होगा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा निपुणता, निष्पादन और निष्पादन उपेक्षा हो गया। फिर अगला क्वेश्चन है एक क्रिकेट खिलाड़ी अपने गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है पर यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता, इसे कहते हैं। यह भी क्या है? रिपीट क्वेश्चन। तो शून्य प्रशिक्षण अंतरण हो जाएगा इसका आंसर। इसका अगला है विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था ताकि क्या है? ताकि इसका आंसर सी हो जाएगा कि सभी विद्यार्थियों को संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके, इसीलिए विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है व्याख्या, अनुमान अथवा नियंत्रण प्राकल्पना, इसके बाद खाली स्थान के लक्ष्य है। तो क्या है? व्याख्या, अनुमान और या अथवा नियंत्रण प्रकल्पना वैज्ञानिक पद्धति के लक्ष्य है। इसके बाद विद्यालय आधारित आकलन क्या है? विद्यालय आधारित आकलन जो है इसका आंसर डी हो जाएगा रचनात्मक प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराते हुए सीखने में संवर्धन करता है। यानी विद्यालय आधारित आकलन है जो रचनात्मक प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराते हुए सीखने में संवर्धन करता है। फिर अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है कहा जा रहा है? तो इसमें है कौन कौन? निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त रचनात्मक आकलन है? तो खुले अंत वाले प्रश्न ये भी है, परियोजना है, अवलोकन है। नहीं कौन है? इसका आंसर ये हो जाएगा डी विद्यार्थियों को योग्यता क्रम निर्धारित करना। फिर अगला क्वेश्चन है सतत व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है? तो इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है, वह सुधार किया जाता है, इसलिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन आवश्यक है। क्या है? यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है और वह सुधारा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है विद्यालय आधारित आकलन क्या है? विद्यालय आधारित आकलन क्या है? तो इसका आंसर सी होगा
रचनात्मक प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराते हुए सीखने में संवर्धन करता है। फिर अगला क्वेश्चन है, कक्षा में विद्यार्थियों से कहा गया है कि वे अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं। इसे दर्शाने के लिए एक नोटबुक में अपने कार्य की विविध शिल्पकृतियों को संयोजित करें। यह किस प्रकार की गतिविधि है। माने कक्षा में विद्यार्थियों को कहा गया है कि अपने समाज के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, और उसको कहता है एक नोटबुक में एक पन्ना पर लिखना है। तो इस प्रकार का जो काम दिया गया है वो किस प्रकार का काम है, तो एक पोर्टफोलियो आकलन है, पोर्टफोलियो आकलन है। अगला क्वेश्चन है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है। निम्नलिखित कौन सा इनमें से है आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है, तो इसका बी आंसर हो गया। आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। फिर अगला क्वेश्चन है, आकलन क्या है। आकलन मतलब आकलन क्या है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, सीखने में सुधार का एक तरीका है। आकलन क्या है, तो आकलन सीखने में सुधार का एक तरीका है। फिर अगला क्वेश्चन है, केवल कागज पेंसिल जांचों द्वारा आकलन, केवल कागज पेंसिल जांचों द्वारा आकलन क्या है, आकलन को सीमित कर देता है। केवल कागज पर क्वेश्चन दे दिया और लिख दिया तो ये क्या हो गया, आकलन को सीमित कर देता है। इसलिए केवल कागज पेंसिल द्वारा जांच होता है, वो कैसा आकलन है, तो वह आकलन को सीमित कर देता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है, तो मूल्यांकन का प्रकार मानक नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा है जो मूल्यांकन का प्रकार नहीं, तो मानक नहीं है कौन कौन, तो निर्माणात्मक है, योगात्मक है और सीसी है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है। मूल्यांकन का जो 3 है उसका भाग नहीं है, तो एक कौन होगा, शिक्षण अनुभव नहीं है। बाकी कौन है, शैक्षिक उद्देश्य है, मूल्यांकन है, अधिगम अनुभव है। अब चूंकि नहीं पूछा जा रहा है तो नहीं में सी हो जाएगा, शिक्षण अनुभव। फिर अगला है, एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण होगा। यह कैसा उदाहरण होगा, तो यह ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का मतलब साइकिल चलाना जानता है और मोटरसाइकिल चलाना सीख रहा है, तो यह किसका उदाहरण है, तो यह ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का उदाहरण है। फिर अगला है, शिक्षक जो है सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। आंसर होगा, बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में, मतलब बच्चों के प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने के लिए क्या कर सकते हैं, शिक्षक सीखने के मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है, तो नहीं है कौन, तो ए में है कि इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया, सही है, यहाँ कारण नहीं है। फिर यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के एक अभिन्न अंग है, ये भी है, तो ये नहीं। इसके बाद यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों के बच्चे की उपलब्धि पर केंद्रित है, ये भी सही है। यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चों की उपलब्धि पर केंद्रित ये भी है, तो तीनों है। चूँकि नहीं पूछ रहा था, डी में देखते हैं, यह बच्चे को धीमे, खराब और बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने के उपयोगी नहीं, ये नहीं होगा, ये गलत है, तो यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है। कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। कौशल अंतरण एक गति है न कि उद्देश्य। कौशल अंतरण एक गति है न कि उद्देश्य है। अगला है, अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनके कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए परेशानी की विधि को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है त्रुटिहीन अनुदेशन कहा जाता है, त्रुटिहीन अनुदेशन। अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए परेशानी की विधि को त्रुटिहीन अनुदेशन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों को अपने प्रयोजन पर विवेचना करने में सर्वाधिक सही है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आप अच्छे ग्रेड प्राप्त करने के लिए क्या कर सकते हैं? यही हो जाएगा आंसर कि आप अच्छे ग्रेड प्राप्त करने के लिए क्या कर सकते। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों को अपने प्रयोजन पर विवेचना करने में सर्वाधिक सही है। मतलब कौन सा ऐसा प्रश्न है जो विद्यार्थी को उसमें विवेचना अपने प्रयोजन पर विवेचना करने के लिए सही है। तो आप ऐसा प्रश्न कौन सा प्रश्न करेंगे? तो ये प्रश्न है कि आप अच्छे ग्रेड प्राप्त करने के लिए क्या कर सकते हैं, यही प्रश्न है। अगला है मूल्यांकन को। अब मूल्यांकन को क्या है? इसका आंसर हो जाएगा बी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के एक भाग होना चाहिए। मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के एक भाग होना चाहिए। फिर अगला क्या है? बच्चों के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण होनी चाहिए? कौन से कारण होनी चाहिए? तो इसमें 1, 3, 4 इसमें सी आंसर हो जाता है। 1 होगा, 3 होगा, 4 होगा, बी नहीं होगा, ए नहीं होगा। कौन कौन? बच्चों के मूल्यांकन के लिए कौन कौन से कारण होने चाहिए? तो बच्चों को गैर उपलब्धि वाले, निम्न उपलब्धि वाले, औसत एवं उच्च उपलब्धि वाले के रूप में अलग करना एवं नाम देना। तीसरा में रहेगा समय के साथ बच्चों में होने वाले अधिगम परिवर्तनों एवं प्रगति के बारे में पता लगाना। और चौथा है बच्चों की अभिक्षमताओं, संभावनाओं, सशक्त पक्षों एवं चुनौतीपूर्ण पक्षों के बारे में माता पिता के साथ चर्चा करना। यही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में क्या शामिल है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में क्या शामिल है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा। विविध प्रकार के रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकलनात्मक आकलन का प्रयोग करना। क्वेश्चन है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में क्या शामिल है? तो विविध प्रकार के रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकलनात्मक आकलन का प्रयोग करना। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। तो इस तरह से लगभग 50 क्वेश्चन को देखें इस वीडियो में, जो डीएलएड से संबंधित क्वेश्चन है, जो प्रधान शिक्षक परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर इससे आगे अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।